नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के चुनाव में उमड़ी हुई भीड़ ने जता दिया है कि वो अब ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने के लिए कृतसंकल्प है। आपको बताएं, जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है वोट डालने के लिए, अभी तक जब तक आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं तब तक लगभग 30% वोटिंग पड़ चुकी है और सुबह से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं बूथों पर, जिसमें नंदीग्राम में सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान है कि आखिरकार नंदीग्राम में क्या होने वाला है। तो आपको बताएं कि प्रशासन ने, चुनाव आयोग ने नंदीग्राम में जिस तरह के इंतजाम किए, वो धारा 144 लगाकर वहां आने जाने वालों की चेकिंग और उससे बाहरी आदमी कोई ना आए, इसकी व्यवस्था को रोका गया, क्योंकि यह बड़ी संभावना थी कि नंदीग्राम, जिसको ममता बनर्जी ने अपनी नाक का सवाल बनाया था, और नंदीग्राम ही वो जगह है जो तय करेगी कि ममता बनर्जी बाहर गई कि नहीं गई, क्योंकि उसने वो चुनौती के रूप में स्वीकार करी थी। लेकिन जिस तरह के रुझान अभी तक के आए हैं, उससे लग रहा है कि ममता बनर्जी अब गई। और आपको बताएं, नंदीग्राम ही नहीं, ये 30 जो दूसरे चरण के जहां भी 30 सीटों पर चुनाव ये हो रहे हैं, इन सबके रुझान अब ये बता रहे हैं कि ममता बनर्जी हार रही है। और आपको बताएं, नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने जो रोड शो किया, उसमें व्हील चेयर यात्रा उसको कहेंगे जो की, उसके बाद ममता बनर्जी को खुद ये लग गया कि इस बार वो जीतने वाली नहीं है और उसकी सत्ता जा रही है। इसीलिए आपको बताऊं, उन्होंने एक आखिरी दांव चला कि उन्होंने विपक्षी दलों को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में एकजुट होने का लोगों से आग्रह किया। उसमें ममता बनर्जी ने बड़ी एक भावुकता सी अपील की, और जो एक विपक्षी दलों की लगी बंदी लैंग्वेज है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए सब एक हो जाओ, तो ममता बनर्जी ने बाकायदा अपनी हैंडराइटिंग में अपने हाथ से एक चिट्ठी लिखी है। और वो चिट्ठी जो है सोनिया गांधी को लिखी, शरद पवार को लिखी, तेजस्वी यादव को लिखी, इसी तरह ये डीएमके एमके स्टालिन को, डीएमके के पार्टी के जो हेड हैं उनको लिखी, और उद्धव ठाकरे को लिखी, केजरीवाल को लिखी है। और उस चिट्ठी में दिल्ली का उदाहरण दिया है कि जो केंद्र सरकार है, जैसे दिल्ली में उन्होंने उपराज्यपाल के होते हुए देखिए दिल्ली सरकार की पावर को खत्म कर दिया, और वहां चुनी हुई सरकार है, उसको पावर, जहां उसमें चिट्ठी में जो लिखा है ममता बनर्जी ने, जहां उनकी बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां जो राज्यपाल हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरह काम करते हैं। उन्होंने दिल्ली का उदाहरण देते हुए इसको लिखा है चिट्ठी में कि जिस तरह से दिल्ली में राज्यपाल को पावर दी गई है और केजरीवाल चुना हुआ है 2 बार से, उनकी पावर घटा दी गई है, इस तरह से भाजपा कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है, और इसलिए केंद्र सरकार से मुकाबले के लिए सारे विपक्ष को एक होना पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने लिखा कि राज्य के खिलाफ, राज्य की जो सरकारें हैं, चुनी हुई सरकारें, उनके खिलाफ केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है। तीसरा, उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार जो है वो सरकारी संपत्ति बेच रही है, और इसलिए वो कहती हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए सब एक हो जाओ। लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूं कि वो एक तरफ दिल्ली का उदाहरण दे रही है कि केंद्र सरकार राज्यपाल को पावर ज्यादा देती है और चुनी हुई सरकार जहां है वहां ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है, जहां सरकार नहीं है वहां राज्यपाल कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। तो मैं ममता बनर्जी की इस बौखलाहट को आपको देखिए कि केजरीवाल की जो दिल्ली की सरकार है, क्या उनके खिलाफ कोई सीबीआई का केस चल रहा है? क्या उनके खिलाफ कोई ईडी कार्रवाई कर रही है? जबकि नोक झोंक और तल्ख टिप्पणियां वो पिछले 10 साल से केजरीवाल करते आए हैं, सरकार जब से चल रही है तब से करते आए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि केंद्र ने राज्यपाल के जरिए उनके खिलाफ कोई केस किए हों, फर्जीवाड़ा। हाँ, जिन राज्यों में कोई नेता गड़बड़ी कर रहे हैं और कोई घपला घोटाला किया है, तो वहां राज्यपाल कार्रवाई करता है। बहरहाल इस चिट्ठी से इतना दिख रहा है कि ममता बनर्जी पूरी तरह घबरा गई है, और अभी तक एकला चलो रे की नीति पर जो चल रही थी और कह रही थी कि मैं बिल्कुल जीत के आऊंगी, अब उनको लग गया है कि वो जीतने वाली नहीं है, और मदद इसलिए मांग रही है कि ये जो विपक्षी दल हैं सारे के सारे, ये उनका पश्चिम बंगाल में आकर के उनकी मदद करें। लेकिन ममता बनर्जी खुद अपने जाल में इसलिए फंसी क्योंकि उन्होंने बाहरी कह करके अमित शाह को घेरने की कोशिश की, मोदी जी को घेरने की कोशिश की। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल के जो और लीडर हैं उन पे भी बाहरी का आरोप लगा दिया कि ये बाहर के हैं। अब जो पश्चिम बंगाल में रह रहा है
बंगाली अगर नहीं है, कोई और आदमी है, तो उसको उसने बाहर ही बोल दिया। यानी अब वो अपनी जात बिरादरी तक बताने पे आ गई है ममता बनर्जी। अब वो अपना गोत्र बताने लगी है, क्योंकि लोग सवाल उठा रहे हैं कि ममता बनर्जी कहीं ममता बानो तो नहीं है। और ये ममता बनर्जी को ममता बानो क्यों कह रहे थे लोग? क्योंकि इसलिए ट्रोल हो रही थी ममता बनर्जी, क्योंकि जिस तरह से नमाज अदा करने की स्टाइल, जिस तरह से वो हिजाब पहनने का तरीका, वो सारा का सारा एक ही वर्ग, मुस्लिम वर्ग की तुष्टीकरण, बांग्लादेशियों को बसाना और घुसपैठियों की पैरवी करना, ये सारी जो चीजें कर रही थी, इसको लेकर लोग ममता बनर्जी पर सवाल उठा रहे थे। कहीं ममता बनर्जी ऐसा तो नहीं कि ये मुसलमान है। लेकिन ममता बनर्जी को आज अगर ये बताना पड़ा कि मैं हिंदू हूं और मैं शांडिल्य हिंदू हूं, तो ये अपना गोत्र बताने को जो मजबूर हुई है वो इसीलिए क्योंकि ममता बनर्जी को अब लग रहा है कि मुस्लिम कार्ड जो वो खेल रही थी उसके बेस पर वो अब पश्चिम बंगाल में जीतनी नहीं है। और इसलिए उनको लगा कि अब चुनाव जब आ ही गया है, चुनाव चल रहा है, ऐसे में अब उनको ये दूसरा कार्ड खेलना पड़ेगा और वो कार्ड है हिंदू कार्ड। इसमें भी आश्चर्य नहीं है कि अब ममता बनर्जी आपको अगली सभाओं में, तीसरा चरण का जब चुनाव होगा और इसके प्रचार में जब ममता बनर्जी निकलेगी, तो आज के हालातों को देखते हुए ममता बनर्जी इतनी घबरा गई और बौखला गई है कि वो अब अगले चुनाव प्रचार में देखना जय श्री राम के नारे खुद मंच से लगाती हुई दिखाई दे सकती हैं। इतना भी वो कर सकती है, क्योंकि अब ममता बनर्जी को लग गया कि इस देश में हिंदू बहुसंख्यक है और तुम बहुसंख्यक हिंदुओं को इग्नोर करके, उनका अपमान करके, उनको परेशान करके राजनीति में नहीं रह सकते। इस ट्रेंड के कारण ही आप देखिए पूरे देश में माहौल बदला है और अब पूरे देश में लोगों को, ये राजनीतिक लोगों को बात समझ में आने लगी है। अभी तक जो लोग हिंदुओं को दोयम दर्जे का समझते थे, तुष्टीकरण के कारण केवल मुसलमानों का ही ध्यान रखते थे, वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते थे, ममता बनर्जी ने पहले 10 चरण के चुनाव में और आज का जो दूसरे चरण का चुनाव है, इसमें जो ट्रेंड चल रहा है, आपको देखिए नंदीग्राम के चुनाव में आप देख रहे होंगे कि कई टीवी चैनल पर इस तरह के पत्रकारों ने सवाल किए और मुसलमान वर्ग भी अच्छा खासा ममता बनर्जी से दुखी है, परेशान है और नाराज है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए थी वो सरकारी सुविधा हमें नहीं मिली। केंद्र सरकार से जो अन्य राज्यों में मकान मिला है फ्री में प्रधानमंत्री योजना के तहत, वो हमें नहीं मिला। बीमा मिला है वो हमें नहीं मिला। किसानों को जो किसान निधि मिलनी है वो नहीं मिली। शौचालय के लिए केंद्र से पैसा आता है वो नहीं मिला। तो ममता बनर्जी हमारे बीच में बाधा बनी है। जहां तक घुसपैठ का मुद्दा है, ममता बनर्जी हर मंच से अभी तक ये कहती आई है कि हमारी सरकार आई तो सीए लागू नहीं करेंगे। यही राग अलाप रही है कांग्रेस असम के अंदर, क्योंकि केंद्र सरकार के दोनों सदनों से अगर कोई कानून पास हो गया तो वो पूरे देश में लागू होता है, उसको ना लागू करने की बात ही नहीं उठती। लेकिन अब उल्टा है कि वो घुसपैठ के लिए अमित शाह को दोषी बता रही है और वो कह रही है कि अगर घुसपैठ हुई है, और अमित शाह अपने मंच से ये कह रहे हैं कि इस देश में घुसपैठ हुई है और बांग्लादेश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं, सीए लागू करके हम इनको बाहर करेंगे, तो उसके लिए वो कहती है अमित शाह दोषी है, क्योंकि अमित शाह के अंडर में ही बीएसएफ आती है और बीएसएफ माने बॉर्डर सुरक्षा फोर्स, इसी की जिम्मेदारी है बॉर्डर पर पहरा देने की। इन्हीं के जरिए तो बांग्लादेशी घुसपैठी अगर आए होंगे तो वो इन्हीं के जरिए आए हैं, ढील इनकी है। और इसलिए वो कहती हैं कि बीएसएफ के जो डीजी हैं और अमित शाह, इन दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। ममता बनर्जी, आप ये भूल गई कि जब घुसपैठी आ रहे थे तो टीएमसी के गुंडे उनको नदी पार करा रहे थे, बॉर्डर पार करा रहे थे, और आपकी सरकार किसके निर्देश में काम कर रही थी कि वो जो बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे थे, जो रोहिंग्या आ रहे थे, उनके लिए बाकायदा खाने पीने और रहने का इंतजाम कर रहे थे, उनको मकान तक बना के दिए, उनको मदरसों में पढ़ने की अनुमति, उनके लिए शिक्षा की सारी व्यवस्था आपने क्यों की? आप अगर उनके लिए व्यवस्था नहीं करती, सरकार आपकी थी, मुख्यमंत्री आप थी, आप प्रशासन को वो सूचना देती, पुलिस कार्रवाई करती और घुसपैठियों को पकड़कर जेल में डालती, डिटेंशन सेंटर में डालती और उनको वापसी करती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। माना बीएसएफ पहरा देती है, लेकिन वहां विकट परिस्थिति है, बीच में नदी बहती है और नदी के
एक तरफ बांग्लादेश है, दूसरी तरफ भारत है, और ये घुसपैठ करने वाले लोग इस तरह से नदी पार करके आ जाते हैं, क्योंकि एक लंबा चौड़ा एरिया है। लेकिन ममता बनर्जी, आपकी सरकार में आपने 10 साल में इन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाने का काम किया। इनके लिए सारे राशन कार्ड, आधार कार्ड, बाकी सुविधाएं आपने दी, तब आपको ख्याल नहीं आया कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इसके लिए यदि जिम्मेदार कोई है कि हमारे देश में और बांग्लादेश में 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, तो उसके लिए यदि कोई एक दोषी है तो वो ममता बनर्जी है। तो आपने तो इस्तीफा नहीं दिया, आज आप अमित शाह पे सवाल उठा रही हैं। यह आपकी बौखलाहट दिखाता है। ममता बनर्जी वास्तव में पूरी तरह होपलेस हो गई है, और आज ये दूसरे चरण का चुनाव जो हो रहा है, इसके जो रुझान दिख रहे हैं उनको, और जिस तरह से नंदीग्राम में वोटरों का हुजूम उमड़ा है, अब उनकी गुंडागर्दी जो खेला होवे, ममता बनर्जी बोल रही थी ऐसा कोई दुनिया का सीएम नहीं होगा, ऐसा कोई दुनिया का राजनीतिक नहीं है नेता जो खुलेआम खेला होवे यानी गुंडागर्दी करने को कहता हो चुनाव के दिन। लेकिन ममता बनर्जी थी, हर मंच से नारे लगवा रही थी, और अभी नंदीग्राम में जब ये पदयात्रा कर रही थी, व्हील चेयर यात्रा, तब भी लोगों से नारे लगवा रही थी, खेला होवे खेला होवे। यानी ये सोच रही थी कि गुंडागर्दी करके जीत जाएगी। लेकिन नंदीग्राम के लोगों ने कड़ा जवाब ममता बनर्जी को दिया है, और हर वोटर की जुबान पर भारतीय जनता पार्टी, शुभेंदु अधिकारी नाम है। इसी तरह पूरे जहां जहां चुनाव अब दूसरा चरण का ये हो रहा है, उस सारे चरण में कहीं इनकी गुंडागर्दी नहीं दिखाई दे रही है। छुटपुट गुंडा इनका गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बूथ के आसपास जहां वोट डल रहे हैं वहां इनका कोई भी गुंडा कदम रखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। जिसका कारण है केंद्रीय जांच एजेंसी, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी जिस तरह से पूरे पश्चिम बंगाल में इस समय तैनात है, और एक एक बंदे का बाकायदा जांच की जा रही है, चेकिंग की जा रही है। और इसलिए ये ममता बनर्जी की बौखलाहट भी है कि वो सुरक्षा बलों तक पे सवाल उठा देती है। उनके ऊपर भी यूपी और बिहार का होने का आरोप लगाकर उनको हटवाने की कोशिश कर रही है, जो कि नाकाम साबित हुई, क्योंकि चुनाव आयोग ये बात को समझता है कि जो हारने वाला कैंडिडेट है वो हमेशा उल्टे सीधे एलिगेशन लगाएगा। अभी तो ममता बनर्जी को देखते जाइए, अभी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है, अभी सुरक्षा बलों पर सवाल उठा रही है। अभी रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट आने के टाइम पे ये कहेंगी कि जो ईवीएम है उसको बीजेपी वालों ने हैक कर लिया है। ये सब चलता रहता है। जब सरकार किसी की जाती है, कोई राजनीतिक दल हारता है, तो वो ईवीएम पर सवाल उठाता है, वो चुनाव आयोग पे सवाल उठाता है, वो सुरक्षा बलों पे सवाल उठाता है, वो बीजेपी को गुंडा कहता है। और ममता बनर्जी भूल गई कि पिछले 10 साल से जो टीएमसी की गुंडागर्दी पूरे पश्चिम बंगाल में चल रही थी, उसका क्या असर है। अभी तक जितनी हिंसात्मक हत्याएं, जितने राजनीतिक हत्याएं पश्चिम बंगाल में हुई हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, किसी देश के किसी राज्य में नहीं हुई। तो ममता बनर्जी इसका जवाब नहीं देती हैं, लेकिन अब बौखलाहट और हार दिख गई है उनको, और इसीलिए पत्र लिखकर विपक्षी दलों से मदद मांग रही है कि आओ मेरी मदद करो। अब लोकतंत्र बचाना तो एक बहाना है, आखिर उनको केवल अपनी कुर्सी बचाना है। वंदे मातरम।